हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज आपके लिए पार्ट 2 का अगला टॉपिक श्वसन। पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। हम लेसन 2 कक्षा 10 का श्वसन इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और आशा है मुझे कि आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे वो सभी क्वेश्चन आपने हल किए होंगे। देखिए, श्वसन क्या होता है। हम जो भोजन या पोषण ग्रहण करते हैं उस पोषण के या भोजन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें सभी कार्य करने के लिए एनर्जी जिसकी आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होते हैं और उस ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन के ऑक्सीकरण से होती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है वह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम देखिए आप, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यह आपको याद होना चाहिए। हमें ये ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन एक सामान्य व्यय में कहें हम, अगर सामान्य वे में बात करें हम इसके श्वसन के बारे में, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये सामान्य भाषा में श्वसन है। और गैसों का ये आदान प्रदान ब्लड के माध्यम से होता है। आपको पता होगा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक रक्त वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो अगर हम विज्ञान की भाषा में श्वसन के बारे में बात करें तो श्वसन क्या है। श्वसन वायुमंडल की ऑक्सीजन को शरीर में अंतर्ग्रहित करना और रक्त के माध्यम से उस ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो हम एक सामान्य भाषा में इसे कहें तो गैसों के आदान प्रदान, गैसें कौन सी है, CO2 O2, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त वह कोशिकाओं के मध्य होती है। श्वसन कहलाती है। ये श्वसन की परिभाषा है। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त व कोशिकाओं के मध्य होती है, श्वसन कहलाती है। तो ये श्वसन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसे आप याद कर लें। श्वसन की क्रिया किन किन अंगों के द्वारा होती है और किस प्रकार होती है, तो इसको पढ़ने के लिए हम अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा श्वसन मांसपेशियां। ये 3 मुख्य भागों में श्वसन तंत्र को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका यानी नाक, आप सभी इससे परिचित है। दूसरा मुख, ग्रसनी, कल हमने बात की थी। लैरिंक्स, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मनुष्य में स्वर से संबंधित अंग या कौन सा भाग है जिससे हम बोल सकते हैं। लैरिंक्स के माध्यम से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या ध्वनि उत्पादक यंत्र है, अंग है। और पक्षियों में सेरिंग्स नाम का ये जो अंग होता है जिससे पक्षी
ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। तो नासिका, सबसे पहले हम नासिका के बारे में देखते हैं। आप इसे सुनिए केवल, नासिका आप सभी इससे परिचित है। नासिका बाहर से देखने पर ये एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होते हैं। नासाद्वार जो 2 छेद दिख रहे हैं आपको नाक में, आप सभी के हैं। ये एक पतली बड़ी सी गुहा के रूप में होते हैं और हड्डी के माध्यम से और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में बटे होते हैं। आप सभी इससे परिचित हैं। नासिका आगे चलकर नासा गुहा में अंदर की तरफ नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा ग्रसनी में पतले पतले रोम आप स्वयं महसूस करके देखिए। आपके नाक के अंदर पतले पतले बाल, इसके अलावा झिल्ली और सीलिया या श्लेष्मा जो लसलसा पदार्थ होता है नाक के अंदर, ये उपस्थित होता है, जिससे वायु में जो धूल के कण है या परागकण है या फफूंद है, कुछ भी है, तो वो जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले तत्व है उन सभी को ये यहीं रोक लेता है। इसके पश्चात वायु शुद्ध होकर फेफड़ों में जाती है। तो ये नासिका के बारे में मैंने बताया आपको। इसके बाद देखिए मुख द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुख जो है द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। मेन जो श्वसन अंग है वो नासिका है, द्वितीय श्वसन अंग। श्वास लेने में मेन भूमिका नाक की होती है, लेकिन कभी कभी हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। मुंह से ली गई सांस शुद्ध नहीं होती है। तो हम तीसरा ग्रसनी, ये ग्रसनी पृष्ठभाग से आहार नाल के ऊपर तक फैली हुई होती है। ग्रसनी को कल हमने पढ़ लिया था, 3 भागों में बटा था, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। ये वायु जो नासिका गुहिका से होने के बाद नासा ग्रसनी से प्रवेश करती है और फिर मुख ग्रसनी में आती है, और मुंह से जो सांस लेते हैं वो डायरेक्ट मुख ग्रसनी में आएगी। नाक से ली गई सांस पहले नासा गुहा से, नासिका ग्रसनी से, फिर मुख ग्रसनी में आएगी, लेकिन मुंह से जो सांस लेते हैं वो डायरेक्ट मुख ग्रसनी में आती है। और ये वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से लेरिंग्स में प्रवेश करती है। पहले इसके बारे में बताया मैंने आपको, फिर ये अब ग्रसनी के बारे में बता रहा हूँ। और ग्रसनी से होती हुई वायु फिर एपिग्लोटिस के माध्यम से लेरिंग्स में प्रवेश करती है। कल आपको बताया था एपिग्लोटिस या घाटी ढापन जो पल्ले नुमा होता है, उपास्थि की संरचना होती है। ये श्वास नाल और आहार नाल के बीच एक स्विच का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एपिग्लोटिस का कार्य लिखिए। तो ये श्वास नाल और आहार नाल के बीच में एक स्विच का कार्य करता है, क्योंकि हम जब अगर भोजन ग्रहण करते हैं और एपिग्लोटिस नहीं होगा तो भोजन श्वास नाल में फंस जाएगा। तो ये एक स्विच की तरह कार्य करता है एपिग्लोटिस। इसके बाद ये चौथा अंग लेरिंग्स। लेरिंग्स ये कंठ ग्रसनी और श्वास नाल को जोड़ता है। कंठ ग्रसनी और श्वास नाल को जोड़ने वाली संरचना है लेरिंग्स। ये भी उपास्थि से मिलकर बनता है। इसके बाद एपरी यंत्र में वोकल कॉर्ड विशेष संरचनाएं होती है। वोकल कॉर्ड लेरिंग्स के अंदर विशेष संरचनाएं होती है। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जो संरचना है पतली पतली झिल्लियों के रूप में होती है। जो हवा का जब बहाव आता है तो यहाँ कंपन होता है हवा के बहाव से, और उस कंपन से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो ये आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं निचला श्वसन तंत्र। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा है, निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र में इम्पोर्टेंट संरचनाएं हैं। निचला श्वसन तंत्र, इसमें सबसे पहली संरचना है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया, देखिए ये लगभग 5 इंच की लंबी नली होती है जो कूट स्तरीय पक्षमाभी, ये नवी में आपने पढ़ा है, कूट स्तरीय पक्षमाभी उपकला, जो स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं होती है, स्तंभाकार उपकला से जो कवर्ड सी आकार के उपास्थि के छल्ले से बनी हुई होती है। सी आकार के उपास्थि के छल्लों से बनी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला के सी आकार के उपास्थि के छल्लों से बनी हुई संरचना है।
ये सी आकार के जो उपास्थि के छल्ले हैं ये इसे पिचकने से रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि श्वास नाल में या ट्रेकिया में की जगह रबड़ की ट्यूब लगा दे तो क्या होगा। श्वास नाल की जगह अगर रबड़ की ट्यूब लगा दे तो पिचक जाएगी, क्योंकि उसमें सी आकार के छल्ले नहीं होंगे। ये वायु के दबाव को कम करते हैं और ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। अब देखिए, ये श्वास नाल आगे चलकर श्वसनी से मिलती है, जो ये श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। ये आगे चलकर श्वसनी, जिससे गर्दन से श्वास अंदर वक्षस्थल तक जाएगी। फिर ये श्वास नाल दाईं और बाईं तरफ विभक्त हो जाती है, राइट और लेफ्ट, दाईं और बाईं तरफ विभक्त हो जाती है, दोनों साइड जाएगी, जो फेफड़ों में जाती है और प्राथमिक श्वसनी बनाती है। प्राथमिक श्वसनी बनाएगी, इसी तो ये उपकला है, ये श्लेष्मा का निर्माण करेगी, जो श्वास के साथ जो वायु आती है उसको शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। वही इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो वायु श्वास नाल को पिचकने से रोकते हैं, और ये आगे चलकर श्वसनी में बदलती है, जो गर्दन से श्वास को वक्षस्थल तक पहुंचाती है, और ये श्वसनी आगे चलकर राइट और लेफ्ट में विभक्त हो जाती है। उपकला कोशिकाएं होती है वो श्लेष्मा का निर्माण करेगी, जो श्वास के साथ जो वायु आती है उनको शुद्ध करती है। अब दूसरा भाग है इसका, निचले श्वसन तंत्र का। पहला हमने पढ़ा ट्रेकिया, दूसरा है श्वसनी और श्वसनिका। श्वसनी और श्वसनिका, अभी मैंने आपको श्वसनी के बारे में बताया कि श्वसनी आगे चल के राइट और लेफ्ट में बदल जाती है, विभक्त हो जाती है। श्वसनी और श्वसनिका। श्वसनी को ब्रोंकाई और इसको ब्रोंकियोल कहते हैं। नाम ध्यान रखना आपको, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। तो देखिए, जब श्वास नाल दाईं और बाईं श्वसनी में विभक्त होती है तो प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर फेफड़ों में द्वितीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। जो श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी और फिर तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। फिर ये तृतीयक श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिका में बढ़ती है। ये आगे चलकर छोटी छोटी ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है, और श्वसनी और ब्रोंकियोल आपस में मिलकर एक फेफड़ वृक्ष जैसी संरचना बनाएगी। फेफड़ों के अंदर एक ट्री या वृक्ष जैसी संरचना बनाती है फेफड़ों के अंदर। श्वसनी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी में बढ़ती है और फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में प्रवेश करके श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल में बढ़ जाती है, और ये दोनों मिलकर एक वृक्ष जैसी संरचनाएं बनाती है। और वृक्ष जैसी संरचनाएं अलग अलग बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होती है, और इन शाखाओं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कूपिकाएं पाई जाती है। गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, और इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया आपको ट्रेकिया या श्वास नाल, और दूसरा श्वसनी और श्वसनिका, इनके बारे में बताया। और ये आगे चलकर कूपिका या फूले हुए गुब्बारों जैसी संरचना बनाती है। इन्हीं में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद फेफड़े। फेफड़े जो है लचीले, कोमल। फेफड़ों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, जिनके लंग्स भी कहते हैं, लंग्स। फेफड़े जो है लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं। फेफड़े बहुत सारी श्वास नलिकाएं, कूपिकाएं, रक्तवाहिनिकाएं, लसिका, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब देखिए, फेफड़े दो भागों में विभक्त होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ छोटा होता है, लेकिन चौड़ा ज़्यादा होता है। दायां और बायां दो भागों में विभक्त होता है। ये छोटा होता है इससे, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा अधिक होगा। बाएं फेफड़े में इसमें 2 खंड होते हैं, जबकि दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं। और इन खंडों में और बहुत सारे उपखंड होते हैं, जिनमें श्वास नाल की शिराएं, धमनियाँ, ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती है। ये फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से मिलकर बनता है। ये कई प्रकार की केशिकाओं और कूपिकाओं से मिलकर बनता है फेफड़ा। जो कूपिकाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है।
अब इसके बाद हम देखते हैं श्वसन मांसपेशी। ये समझ में आ गया होगा आपको, श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन की प्रक्रिया भी बता दूंगा मैं भी आपको। फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए कुछ मसल्स की या मांसपेशियों की आवश्यकता होती है गैसों के आदान प्रदान के लिए। ये इसके लिए एक विशेष संरचना उत्तरदायी होती है जिसे डायाफ्राम भी कहते हैं। डायाफ्राम एक चादरनुमा संरचना होती है जो वक्ष स्थल की सतह पर होती है। चादर जैसी संरचना होती है जो वक्ष स्थल की सतह पर फैली हुई होती है। फेफड़ों के अंदर जब नासिका के माध्यम से वायु आएगी तो जब ये डायाफ्राम सिकुड़ेगा तो डायाफ्राम के सिकुड़ते ही वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाए। विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है जिन्हें इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए कैसे होती है प्रक्रिया, मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ। इसमें अंतःश्वसन और बहिश्वसन की क्रिया होती है या उच्छ्वसन भी कहते हैं जिसे। अंतःश्वसन में क्या होता है? अंतःश्वसन, नाम से ही पता पड़ रहा है अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन में क्या होगा? बाहर की वायु यानी ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। ये ऑक्सीजन पूरी मार्ग से होते हुए, आपको पता है, श्वासनाल से श्वसनिका, फिर श्वसनिका से कूपिकाओं के अंदर जब ये ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, ये फेफड़ों में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फेफड़ों के नीचे जब ये एक विशेष संरचना मैंने बताई आपको, डायफ्राम है, ये इंटरकोस्टल मसल है, ये नीचे की ओर फेफड़ों को खोलेगी, इसको डायफ्राम को नीचे की ओर खींचेगी। तो डायफ्राम जब नीचे की ओर आएगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी। ये अंतःश्वसन में होता है। और जब बहिश्वसन या उच्छ्वसन होगा तो उसके अंदर क्या होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाएगी, ऑक्सीजन आई, वो भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, एनर्जी मिली। अब जब अपशिष्ट गैस जो CO2 वगैरह जो गैस है उनको बाहर निकालना है तो बहिश्वसन में क्या होगा? बहिश्वसन के अंदर ये इंटरकोस्टल मसल फिर से शिथिलित होगी जिससे डायफ्राम वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। पहले वाली स्थिति में आते ही वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ, आयतन कम होते ही कार्बन डाइऑक्साइड झटके के साथ बाहर निकाल दी जाती है। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा अंतःश्वसन और बहिश्वसन किस प्रकार से होता है। ये सारा खेल डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का है। ये नीचे की ओर खींचेगी तो डायफ्राम चौड़ा होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और जब वापस शिथिलित होगी तो डायफ्राम फिर से अपनी स्थिति में आएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। अब देखिए श्वसन की प्रक्रिया। ये श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। बाह्य श्वसन का अर्थ होता है इसमें गैसों का विनिमय कूपिकाओं और केशिकाओं में जो ब्लड बहता है उसके मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। कूपिकाओं और केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि कोशिकाओं और केशिकाओं में जो रक्त प्रवाहित होता है उनमें गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण बाह्य श्वसन होता है। और आंतरिक श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त आंतरिक श्वसन में केशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन।
और ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको कंठस्थ करना है। तो आशा है आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगले टॉपिक में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन उनको करने से पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।